लेट्स कंटिन्यू विथ लीनियर इक्वेशंस। हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन थर्ड पार्ट 4 पे आ गए थे, है ना। तो ट्राई किया होगा तुमने शायद। सिंपल कंसेप्ट है। 9th और 10th में डिफरेंस क्या है बेटा? 9th में आपको यहाँ पर जो निकालना है वो दिया होता था, है ना। यहाँ पर जो हमको फिक्स चार्जेस है और चार्ज पर किलोमीटर ये गिवन होता था और आपको फेयर के लिए इक्वेशन बनानी होती थी। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है? यहाँ पर आपको फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर निकालना है और फेयर दिया हुआ है। डिस्टेंस और फेयर आर नोन। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कि डिस्टेंस के हिसाब से भी चार्जेस हैं और फिक्स चार्ज है। एक आपका टैक्सी का या ओला उबर आप जो भी क्या टैक्सी करते हो उसके दो पार्ट हैं, एक तो फिक्स चार्ज है और एक चार्ज पर किलोमीटर। फॉर अ डिस्टेंस, यहाँ पर चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड है। यहाँ पर ये नहीं है कि फॉर 1 किलोमीटर द चार्ज इज फिक्स। दो बातें होती हैं। क्वेश्चन दो तरह से बनता है। एक जैसे आपका 9th में था कि द चार्ज फॉर 1 किलोमीटर इज फिक्स्ड और उसके बाद पर किलोमीटर चार्जेस। यहाँ पर एक फिक्स पार्ट है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, प्लस दूसरा पार्ट जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो हम 9th में क्या करते थे? टोटल डिस्टेंस में से 1 किलोमीटर रिड्यूस करते थे क्योंकि 1 किलोमीटर का चार्ज फिक्स था। पर यहाँ ऐसा नहीं है। हाँ, उस तरह से भी क्वेश्चन बनता है, इस तरह से भी बनता है। दोनों को सेपरेट माइंड में रखना ज़रूरी है ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि एक फिक्स चार्ज है और दूसरा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक, तो हमने और पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो। फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए आपने कितना पेमेंट किया? 105 रुपीज़। और फॉर अ डिस्टेंस ऑफ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द फेयर पेड इज रुपीज़ 155। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर? क्वेश्चन से पता चल गया क्या अज्यूम करना है? एक्स एंड वाई। फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर हैज़ टू बी अज्यूम्ड क्योंकि हमें वही कैलकुलेट करना है। सेकेंड पार्ट, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर का फेयर क्या होगा ये भी पूछा है। तो हम सबसे पहले, ये सब नहीं लिखना, ये तो समझने की बात है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट द स्टार्ट विद द assumption फर्स्ट। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज़ x एंड चार्ज पर किलोमीटर बी रुपीज़ y। हमने x और y अज्यूम कर लिए। अब आप यदि ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एक क्या करना है? यदि आपको 10 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो x रुपीज़ तो देना ही देना है। पर आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 10 किलोमीटर। और पर किलोमीटर कितना पैसा लग रहा है? y रुपीज़। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय y विल बी 10y और दोनों ऐड करके ही तो फेयर बनेगा ना। तो x प्लस 10y इक्वल टू फेयर। और आपने फेयर कितना दिया है? 105 रुपीज़। सो दिस इज इक्वल टू 105। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। तो सेकेंड तो आसान हो जाता है फर्स्ट बनाने के बाद। सेकेंड में क्या होगा? फिक्स चार्ज तो सेम है, दैट इज x। डिस्टेंस कितना हो गया? 15 किलोमीटर एंड चार्ज कितना है? 155। तो x प्लस 15y इक्वल टू 155। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस आपकी फ्रेम हो गई। हाँ, अब आपको सॉल्व करके पहले x और y की वैल्यू निकालना है, उसके बाद 25 किलोमीटर का चार्ज भी निकालना है। ये बात ध्यान रखना। सिर्फ x y निकाल करके छोड़ दोगे तो सॉल्यूशन इनकम्प्लीट होगा क्योंकि दो चीज़ें पूछी गई हैं। अब ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि x और दोनों में x है तो आप किसी भी इक्वेशन से x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो सपोज मैं फर्स्ट से x की वैल्यू निकालूं तो आई विल राइट हियर इटसेल्फ दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 105 माइनस 10y। फिर हम क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 2। फर्स्ट से वैल्यू निकाली है, सेकेंड में सब्स्टिट्यूट किया तो x प्लस वट x इज 105 माइनस 10y प्लस 15y एज इट इज इक्वल टू 155 एज इट इज। अब आप देखें, लाइक टर्म्स कंबाइन करें इसी स्टेप में। माइनस 10y प्लस 15y क्या बचेगा? प्लस 5y। ये 105 इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज होगा। 155 में से 105 माइनस किया तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 50। डायरेक्ट लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यदि आपसे गलती होती है तो आप एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लो। आप ऐसा लिख लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने इन दोनों को तो कंबाइन करके 5y लिख दिया। 155
माइनस 105 को ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोशिश करो, इन स्टेप्स के एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है बेटा, बट दैट टेक्स टाइम। लिखने में हर चीज़ टाइम लगता है, यदि मिस्टेक्स होती हैं नहीं लिखने के कारण तो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यदि आप इन स्टेप्स को अवॉइड कर सकते हो तो कर दो। तो 5/50 है तो y इक्वल टू डायरेक्टली क्या हो गया, 50/5 दैट इज़ 10। अब हमको डिवाइड करके लिखने की ज़रूरत नहीं कि 50/5 फिर हम 10 लिखें, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। y आ गया 10, यूनिट क्या थी, रुपीज़। अब x की वैल्यू निकालनी है तो इसको किस में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो सब्सटीट्यूटिंग y इन x, सब्सटीट्यूटिंग y इन x हमने क्या लिया था, 105 माइनस 10y, y इज़ 10, 10 10 100, 105 में से 100 माइनस हुआ तो x क्या आ गया, 5 रुपीज़। तो आपका जो फिक्स चार्ज है वो तो 5 रुपीज़ है और चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपीज़ है। दो चीज़ें पता चल गई। फाइनल स्टेटमेंट आप इसी फॉर्म में लिखो, देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इज़ ₹5। थोड़ा आराम से लिखें तो सुंदर राइटिंग आएगी। एंड चार्ज पर किलोमीटर इज़ ₹10। अब हमसे क्या पूछा था, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इक्वल टू x प्लस 25y, यही होगा ना, x प्लस 25 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय y, x 5 है, 25 10 250, 250 प्लस 5, आंसर क्या आ गया, 255 रुपीज़। तो ये दो आपका, ये मेन आंसर ये पूछा है। हाँ, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। कई बार क्या होता है कि हमने सोचा एक्स वाई निकाला और क्वेश्चन छोड़ दिया। अब ये निकालना आसान था ना, 255 कैलकुलेट करना वॉज नॉट डिफ़िकल्ट, बट फोकस नहीं था। हमारी आदत क्या है, लीनियर इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के जब पढ़ो उसी वक्त हाईलाइट कर लो। हाँ, यदि पेन चलाना अलाउड है पेपर में तो उसी वक्त आप उसके ऊपर लाइन बना लो कि हमें एक्स वाई भी निकालना है और हमें 25 किलोमीटर के लिए चार्जेस भी निकालना है। और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक नज़र वापस क्वेश्चन पे डाल देना चाहिए। एक नज़र, जस्ट एक ग्लांस, आप देखोगे आपको याद आ जाएगा कि यदि आप भूल गए तो आपको, क्योंकि कई बार पेन चलाना अलाउ नहीं होता, टीचर्स डोंट अलाउ कि आप उसके ऊपर कुछ भी स्क्रबलिंग करो, तो आप एक झलक देखोगे आपको याद आ जाएगा, अरे ये तो निकाला नहीं मैंने। फिर 10 सेकंड 20 सेकंड में आपका क्वेश्चन कंप्लीट, पर यदि आपने वो नहीं निकाला है तो आपका पूरा आंसर नहीं आया है, मार्क्स कट जाएंगे। हाँ, तो छोटी छोटी बातें हैं बेटा, ये मैं आपको साल भर बताती रहूँगी जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी, पर फॉलो करना आपको रेगुलरली है। ये सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम, आपके आंसर का सॉल्यूशन का पार्ट बनते जाना चाहिए। जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं दैट शुड बी फॉलोड बाय यू एंड दैट शुड बी इन्वॉल्व इन योर सॉल्यूशंस, तो ही आप परफेक्ट हो पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शन का। तो व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन तो वही होता है जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। तो अब हम बजाय इसके कि हम अज्यूम करें लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, हम ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं या उल्टा भी कर सकते हैं कि न्यूमरेटर y डिनोमिनेटर x, हम डायरेक्टली लिख दें लेट द फ्रैक्शन बी, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। फ्रैक्शन हमने अज्यूम कर लिया x अपॉन y, तो इसका मतलब ये ऑब्वियस हो गया कि x न्यूमरेटर है y डिनोमिनेटर है, या आपने y अपॉन x लिखा तो y न्यूमरेटर है x डिनोमिनेटर है। जो अजम्पशन करना है आज फिक्स कर लो एंड फॉलो दैट, हर बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ए बी में भी इक्वेशन बन सकती है पर जनरली हम x y में ही बनाते हैं, ठीक है। तो आपका लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, फर्स्ट स्टेटमेंट फ्रैक्शन के क्वेश्चन में ही आ गया। अब बोला क्या है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, मतलब इक्वल टू 9/11 हो जाता है। कब? इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिया, इसका क्या मतलब? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट क्या है, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड, और फ्रैक्शन बन गया 9/11। तो इक्वल टू ही करेंगे। बिकम्स मीन्स इट शुड बी इक्वेटेड, जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू 9/11 हो गई, पर फ्रैक्शन क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और क्या कहा, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो, तो करा यह हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। और सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि भाई हमने यदि 3 ऐड किया, किसमें, ओरिजिनल फ्रैक्शन में, इसमें नहीं,
ओरिजिनल में, तो x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल टू 5/6। दो कंडीशन दे दी, फाइंड द फ्रैक्शन। आंसर में फ्रैक्शन पूछा है। हाँ, यहाँ भी कई बार क्या करते हैं बच्चे x और y की वैल्यू निकाल करके छोड़ देते हैं। आंसर x अपॉन वाई फॉर्म में आना चाहिए। जब फ्रैक्शन पूछा है तो फ्रैक्शन ही आंसर होना चाहिए। आपने x करेक्ट निकाला, y करेक्ट निकाला, बट उसको जैसे 2 और 3 आ गया सपोज, तो 2/3 नहीं लिखा तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, आधा नंबर तो पक्का कटेगा। और फुल मार्क्स जिसको लाना है उसके लिए आधा नंबर भी इम्पॉर्टेंट होता है, ये आपको पता है। अब ये हमारा 2 पार्ट आ गए। जो कंडीशन दी थी उसके हिसाब से हमें 2 सिचुएशन मिल गई, बट दिस इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें और लीनियर इक्वेशन बना लें। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये स्टेप भी देखो, एक इंटरमीडिएट स्टेप बता देती हूँ। 11 टाइम्स x प्लस 2 इक्वल टू 9 टाइम्स y प्लस 2, यही होगा ना। ये 11 इधर आया, ये y प्लस 2 9 के उधर गया। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जो डायरेक्ट कर सकते हैं वो इसके बाद डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे। 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। अब हम इन सबको इधर ले आएँ तो 11x माइनस 9y, और अपन इक्वेशन ए आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बना सकते हो, प्लस c इक्वल टू 0। तो मैं इसको भी सपोज इधर ले आई तो प्लस 22 माइनस 18 इक्वल टू 0। इनफैक्ट आई कुड हैव रिटन 22 माइनस 18 डायरेक्टली 4। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। इसको देंगे फर्स्ट, वो फर्स्ट नहीं है क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हाँ, तो हमारी इक्वेशन तो लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 या a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 चलेगा। ये फॉर्म में आना चाहिए। तो अब आप समझ गए हो तो सेकेंड पार्ट वीडियो पॉज करके अपने आप करो, फिर देखो। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में दिस इज 6 टाइम्स x प्लस 3 इक्वल टू 5 टाइम्स y प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, फिर नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई किया, 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। सब इधर ले आए तो 6x माइनस 5y प्लस 18 माइनस 15 बचेगा प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। तो ये 2 इक्वेशंस आपको मिल गई हैं। और अभी हमें क्या दिख रहा है, किसी का भी कोफिशिएंट a1 b1 a2 b2 कहीं भी 1 नहीं है। और ऐसा नंबर भी नहीं जैसे 6 से वो 12 होता तो हम इससे x की वैल्यू निकालते, 12/6 कैंसिल हो जाता। ये 5 है, वो 9 है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो किसी को भी ले लो, किसी को भी ले लो, आपको जो नंबर छोटा लगे वो ले लो, ताकि मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा एलसीएम लेकर के। तो आप 11 से मल्टीप्लाई करो, 9 से करो, 6 से करो, 5 से करो, आपकी मर्ज़ी। जो आपको इजी लगे वो ले लो। आप 5 से मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है तो हम 5 ले लें अपॉन में। तो भाई मुझे यदि y की वैल्यू चाहिए और ये माइनस है तो क्या करेंगे, हम इसको पहुँचा देंगे उधर, तो ये प्लस हो जाएगा। तो 5y इक्वल टू क्या बचेगा, 6x प्लस 3। बेसिकली वैल्यू तो y की चाहिए, तो ये हो गया 6x प्लस 3 अपॉन 5। ये y की वैल्यू हमने किससे निकाली, इक्वेशन 2 में। सब्स्टिट्यूट किस में करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो लेट सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 1 लिख दो एक बार। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो अब ये क्या हो गया, 11x माइनस 9y की जगह आएगा 6x प्लस 3 अपॉन 5, 6x प्लस 3 अपॉन 5। और यदि ऐसे ही लिख दिया तो क्या गड़बड़ होगी, वो 96 दिखने लग गया। या मुझे पता है कि 9 मल्टीप्लिकेशन में है तो कई लोग क्या करेंगे, सिर्फ 6x से मल्टीप्लाई कर देंगे 54x। वो 9 3 27 नहीं करेंगे, गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी बात, बाहर माइनस साइन है, अंदर प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन चेंज करना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का आसान तरीका होता है ब्रैकेट। छोटा सा ब्रैकेट लगा लो, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होगी, कोई साइन की मिस्टेक भी नहीं होगी, और ब्रैकेट लगाने में टाइम भी नहीं लगता है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, ध्यान रखो, आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। +4 इक्वल टू 0। अब एलसीएम लेना है। अब एलसीएम पता है, जब सिंगल नंबर है अपॉन में, बाकी किसी के अपॉन में कुछ है ही नहीं, तो हमने क्या करना होता है, वो जो नंबर है उससे सबको मल्टीप्लाई कर दें। तो जिसके डिनोमिनेटर में है वहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब नंबर उससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आई कैन डायरेक्टली राइट 11 5 ज़ा 55x माइनस, यहाँ 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 9 6 ज़ा 54x माइनस प्लस माइनस 27 प्लस 4 नहीं आएगा, 5 से मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया होता तो 5 4 ज़ा 20
इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज़ 0। हाँ, ये ऐसा डायरेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली यदि हम यहाँ पर एलसीएम लेते तो भी क्या होता है, ये 11 5 ज़ा 55x माइनस ये 9 6 ज़ा, मतलब हम यहीं पर खोल सकते हैं इसको, 54x माइनस 27 प्लस 4 5 ज़ा 20 इक्वल टू 0। फिर ये 5 उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हम ये डायरेक्टली जैसे हमने पहले लिखा था वैसा लिख सकते हैं कि यदि सिंगल नंबर एलसीएम है, मतलब एक ही नंबर के डिनोमिनेटर में है, बाकी के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो वही एलसीएम आएगा। तो आप डायरेक्टली उसको बाकी सबसे मल्टीप्लाई कर दो, जिसके अपॉन में था वहाँ हटा दो, है ना। तो दिस इज़ द ईजीएस्ट मैथड टू सॉल्व दिस। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 55x माइनस 54x क्या बचा, प्लस x माइनस 27 प्लस 20 माइनस 7 इक्वल टू 0। तो माइनस 7 है, इक्वल टू के उधर ले जाओ तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7। एक ही स्टेप में हो गया, x इक्वल टू 7। न्यूमरेटर मिल गया, डिनोमिनेटर बाकी है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें। तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 6 इंटू 7 प्लस 3 अपॉन 5। अब ये 7 प्लस 3 10 नहीं है, यदि गड़बड़ होने की संभावना है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो। 42 प्लस 3 45, 45 बाय 5 इज़ 9, 9 5 ज़ा 45। तो आपका देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई दैट इज 7 अपॉन 9। ये लिख करके इसको हाईलाइट कर दो, हो गया काम ख़त्म। अब आपको लग रहा होगा वेरीफाई करके देख लें, तो कर लो। क्वेश्चन में क्या बोला था कि यदि ये फ्रैक्शन में हम 2 ऐड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारा फ्रैक्शन 7 अपॉन 9 है। हमने दोनों में 2 2 ऐड किया तो 7 प्लस 2 9 हो गया, 9 प्लस 2 11, 9 बाय 11 बन गया। फर्स्ट कंडीशन वेरीफाइड। सेकंड में क्या बोला था, दोनों में 3 ऐड कर दिया तो 7 प्लस 3 तो 10 हो गया, एंड 9 प्लस 3 क्या हो गया, 12। तो ये 10 अपॉन 12 हो गया। 10 अपॉन 12 नहीं, आंसर 5 बाय 6 है। स्टैंडर्ड फॉर्म, दोनों नंबर इवन है, 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, तो 5 बाय 6 बन गया। यही बोला था, हो गया वेरिफिकेशन। बोला हो वेरीफाई और आंसर तो सब्स्टिट्यूट करके दिखाओ, अदरवाइज शॉर्ट में कहीं भी करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा तुमने करेक्ट किया है ना। एंड देन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सिंपल कंसेप्ट है फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, अगेन एज। हमने पहले आफ्ताब और उसके बेटी की एज की थी, अब ये जैकब और उसका बेटा आ गया, ठीक है। ये एनसीईआरटी वाले बड़ा ध्यान रखते हैं, एक मुसलमान डाल दिया तो एक क्रिश्चियन डालेंगे, एक हिंदू डालेंगे, है ना। इस तरह से वो लोग सारी बनाते हैं क्वेश्चंस। आप कहीं भी आपको याद होगा, रेशमा मनदीप, रेशमा सलमा मनदीप, हाँ, अंकुर सईद डेविड, दे ऑलवेज टेक केयर कि सारे धर्म आ जाए, तो इसलिए हर तरह के लोगों के नाम लिख देते हैं। 5 years hence, hence means after 5 years, the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब आपकी कहानी में 2 लोग हैं, एक तो है जैकब और एक कौन है, उसका बेटा, है ना। तो अब हमको सबसे पहले क्या अज्यूम करना पड़ेगा, प्रेजेंट एज या करंट एज की। आज उनकी एज क्या है, तो हम इस तरह से भी अज्यूम कर सकते हैं कि हमने अज्यूम कर लिया कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज x एंड सन इज y। एज किस में होगी, ऑब्वियसली ईयर्स में। अब क्या बोल रहा है, 5 years hence, तो 5 years hence मीन्स आफ्टर, 5 साल बाद। जैकब की एज क्या होगी, x प्लस 5, बेटे की एज क्या होगी, y प्लस 5। अभी मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये चीज़ें लिख रही हूँ कि रिलेशनशिप क्या आ रही है एज के बीच में, जो भी कंडीशन दी है। फिर सेकेंड टाइम क्या बोला है, 5 years ago, हाँ, पहले बोला 5 years hence, फिर बोला 5 years ago। तो अब हम यहाँ क्या लिख दें, 5 years ago। अब ये 5 years ago कहाँ से, प्रेजेंट एज से। इससे नहीं कि 5 साल बाद इतने साल का और इसके 5 साल पहले, तो वापस प्रेजेंट एज ही हो जाएगी। हाँ, ये जो 5 साल पहले 5 साल बाद है, ये x ईयर से बात हो रही है। जैसे आप अभी 15 साल के हो तो 5 साल बाद आप 20 साल के हो गए, और 5 साल पहले आप 10 साल के थे। हाँ, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये नहीं कि 15 साल में 5 जोड़ा 20 आ गया और फिर 5 साल पहले मतलब 15 साल, वो नहीं है। दिस इज टॉकिंग अबाउट 5 years ago, 5 years hence फ्रॉम द प्रेजेंट एज, करंट एज। तो 5 साल पहले इसकी एज क्या होगी, x माइनस 5, इसकी एज क्या होगी, y माइनस 5। ये इतनी बात तो सबको समझ में आती है, इसमें कोई नई बात, अनोखी बात मैंने आपको नहीं सिखाई है। अब वो बोल क्या रहा है कि 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज उसके बेटे की एज का 3 times। तो जैकब की एज क्या है, x प्लस 5, 5 साल पहले वाली, ये नहीं, और बेटे की एज क्या है, y प्लस 5 इक्वल टू करना है
फादर की एज सन की एज का 3 टाइम्स है, तो 3 का मल्टीप्लिकेशन किस में होगा, बेटे की एज में। और यहाँ भी आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट अ ब्रैकेट, नहीं तो 3y + 5 हो जाएगा जो सही नहीं है। तो 3 टाइम्स y + 5, ओपन करोगे 3y + 15, 5 उधर भेज दें तो x = 3y + 15 - 5, x = 3y + 10, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं x - 3y - 10 = 0। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। और मैंने इससे x की वैल्यू भी निकाल करके रख दी है, तो मैं सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर पाऊंगी डायरेक्टली। अब आगे क्या बोला था सेकेंड पार्ट में कि 5 years ago जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जेकब की एज 7 टाइम थी, तो जेकब की एज थी क्या, x - 5, बेटे की एज क्या थी, y - 5, और पापा की एज बेटे की एज का 7 टाइम थी, तो बेटे में ब्रैकेट लगा के मल्टीप्लाई करो 7, और अब दोनों इक्वल हो गए। उसकी एज उसका 7 टाइम थी, तो यदि मान लो उसकी 5 साल है, उसकी 35 है, तो 5 × 7 = 35 = 35, वी कैन राइट लाइक दिस। ठीक, तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एज का, इसको ध्यान रखिए। अब इसको ओपन करेंगे तो x - 5, इसको मैं इधर ले आऊँ -7y, -35 इधर आया, +35 = 0, x - 7y +30 = 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। y अच्छा नहीं लिखा था। ये आपकी इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन नंबर 2। हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं सेकेंड में, ये वैल्यू। तो x की जगह क्या आ गया, 3y + 10 - 7y + 30 = 0। अभी 3y - 7y क्या बचेगा, -4y, 10 + 30 क्या हो गया, 40 उधर भेज दिया तो -40, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 40 कैंसिल, y क्या आ गया 10, मतलब बेटे की एज क्या है 10 साल। तो भाई फादर की एज क्या है जेकब की, x = 3 × 10, 30 + 10, x इज़ 40 years। तो पापा की एज है 40 साल, बेटे की एज है 10 साल। 5 साल पहले क्या हो गई, इसकी हो गई 35, उसकी हो गई 5, 5 × 7 = 35। 5 साल बाद इसकी होगी 45, उसकी होगी 15, 15 × 3 = 45। बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड, मीन्स योर सॉल्यूशन इज करेक्ट। तो गो अहेड, ये एक्सरसाइज खत्म। अब हम चलेंगे एलिमिनेशन मेथड की और, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो एलिमिनेशन मेथड में आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 11। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 persons इज 9:7। 2 लोगों की इनकम का रेशियो 9:7 है, एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। इनकम का रेशियो 9:7 है, एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3 है, और दोनों ही महीने में 2000 रुपये बचा लेते हैं, इक्वल अमाउंट सेव कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको ऐसी इनकम का रेशो, एक्सपेंडिचर का रेशो और दोनों की सेविंग वो जनरली सेम दी होती है। तो आपको पूछ रहा है कि फाइंड देयर मंथली इनकम, कि उनकी इनकम है कितनी, ये बताओ। क्वेश्चन क्लियर। अब एक बात देखना, इनकम का रेशो 2 लोगों की और उन्हीं की एक्सपेंडिचर का रेशो दिया है, तो सेविंग कैसे निकलेगी। व्हाट इज सेविंग। इनकम मतलब आपको जितनी सैलरी मिली, एक्सपेंडिचर मतलब आपने घर में जितना भी खर्च कर दिया। मान लो आपको 50,000 रुपये मिले, उसमें से 40,000 रुपये आपने आपके घर में खाने पीने, रेंट, एजुकेशन, इंटरनेट, वॉट एवर बिल्स यू आर पेइंग, आपने उसमें खर्च कर दिए। तो जो फाइनली आपके पास एट द एंड ऑफ मंथ सारे खर्चे करने के बाद बचा, दैट इज़ योर सेविंग। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग होता है, ये बात आपको पता है। तो इनकम है 9:7 के रेशो में, इनकम का रेशो है 9:7 और एक्सपेंडिचर का रेशो है 4:3, और दोनों की सेविंग है 2000। तो इक्वेशन कैसे बनेगी। अब हम 9 - 7 = 2000 लिख देंगे तो सही है क्या। ये किसका रेशो है, 2 लोगों की इनकम का। अब मेरी इनकम में से मेरा खर्चा निकालोगे तो मेरी सेविंग निकलेगी ना। तुम्हारी इनकम में से मतलब तुम्हारी जो पॉकेट मनी है उसमें से तुम्हारा एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो तुम्हारी सेविंग निकलेगी। मेरी इनकम में से तुम्हारी इनकम माइनस करके ना मेरी सेविंग निकलेगी ना तुम्हारी सेविंग निकलेगी। ये सिंपल सी बात क्लियर है। हाँ, एक्सपेंडिचर में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दे, मेरा एक्सपेंडिचर तुम्हारा एक्सपेंडिचर, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, डिफरेंस पता चल जाएगा कि एक्सपेंडिचर का डिफरेंस क्या है, इनकम का डिफरेंस क्या है, ये पता चलेगा। सेविंग नहीं निकलेगी। मेरी सेविंग चाहिए आपको तो मेरी इनकम में से मेरी एक्सपेंडिचर माइनस करो। आपको आपकी सेविंग चाहिए तो आपकी इनकम में से आपका खर्चा माइनस करो, तभी तो सेविंग पता चलेगी आपकी क्या है। बात समझ गए। तो हमको यहाँ पर रेशो गिवन है
दो लोगों की इनकम का, तो हम क्या लेंगे, लेट द रेशो मतलब ये 90/70 हो सकता है, ये 18/14 हो सकता है, तो हम उनका कॉमन फैक्टर x ले लें। लेट द रेशो ऑफ इनकम बी 9x एंड 7x। इनका रेशो का कॉमन फैक्टर विल बी सेम x एंड रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर बी 4y एंड 3y। एक्सपेंडिचर का रेशो में हमने y डाल दिया, कॉमन फैक्टर हमने इसमें x डाल दिया, इसमें y डाल दिया, तो क्वेश्चन के हिसाब से इक्वेशन क्या बनेगी, ये पहले आदमी की इनकम है या उसकी एक्सपेंडिचर है, तो 9x - 4y इक्वल टू सेविंग क्या थी 2000। हाँ, इसकी इनकम में से इसका खर्चा माइनस किया, दूसरे की इनकम कितनी है 7x, उसका खर्चा कितना है 3y, उसने भी कितने बचाए 2000। दिस इज हाउ द इक्वेशन विल बी फ्रेम्ड। ये बात ध्यान रखना बेटा। देखो, इन्होंने लेट अस डिनोट द इनकम ऑफ 2 persons बाय ₹9x एंड 7x एंड देयर एक्सपेंडिचर्स बाय ₹4y एंड 3y रिस्पेक्टिवली। देन द इक्वेशंस फॉर्म्ड इन द सिचुएशन इज गिवन बाय, वो मैंने लिखी नहीं, हाँ वो मैंने बना दिया आपके लिए, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई 9x - 4y इक्वल टू दिस। I wanted to show till this, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो स्टेटमेंट लिखा, अब आपको निकालना है क्या है x और y। यदि हमें वो रेशो का वैल्यू पता चल जाए तो हम बता देंगे इनकम कितनी है, उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बंदे की इनकम आ जाएगी, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड की इनकम आ जाएगी। अब हमको क्या करना है, अब हमको एलिमिनेशन यूज़ करना है, अब हमें सब्सटीट्यूशन नहीं करना है। तो अब हम एलिमिनेशन यूज़ करें तो देखो, मैंने आपको कुछ बेसिक बातें ऑलरेडी बता रखी है। तो हम क्या देखते हैं, किसका कोफिशिएंट सेम है x और y में, यहाँ 9 है 7 है सेम नहीं है, यहाँ 4 है 3 है सेम नहीं है। देन फिर हम क्या देखते हैं, साइन, यहाँ भी पॉजिटिव है यहाँ भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव, तो आपको इक्वेशंस को तो सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइन सेम है, ये बात पता चल गई। और दोनों इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक एनी कोफिशिएंट सेम। और हमको क्या निकालना है, हमको इनकम ही निकालनी है। तो आई वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मुझे इनकम निकालनी है। तो यदि मैं x निकाल लूँ तो 9 × x करूँगी, इनकम आ जाएगी। मुझे y की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे किसको एलिमिनेट कर देना चाहिए, y को। या मुझे दोनों वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझसे सिर्फ इनकम पूछी गई है। तो यदि मैं x निकालूँ तो x निकालना है तो एलिमिनेट किसको करना पड़ेगा, y को। तो y का कोफिशिएंट सेम करना है, तो y के कोफिशिएंट देखें, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 3 है। द नंबर्स आर को प्राइम याद है ना, एक के बाद एक आते हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1। तो एलसीएम लेंगे तो 12 ही आएगा। तो आई वॉन्ट टू मेक देम इक्वल, तो हम इसको सीधे क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 4 से। नंबर को प्राइम है तो सीधे इधर वाले को इधर, इधर वाले को इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशंस को। तो ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, दोनों 12y हो गए। माइनस करेंगे, एक -12y एक +12y कैंसिल हो जाएगा, है ना। यही कंसेप्ट है बेटा एलिमिनेशन का। और पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दोनों साइड में आपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो इक्वेशन चेंज नहीं होती है, इक्वेशंस रिमेन सेम। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ एलिमिनेशन। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन क्या बनी, 9 × 3 = 27x - 12y इक्वल टू 3 × 2 = 6000। और यहाँ करेंगे 4 × 7 = 28x - 12y इक्वल टू 8000, ये आया। अब आपको क्या करना है, आपको पता है दोनों -12y हैं, तो इनको माइनस करके ही आंसर आएगा। तो अपने पूरी इक्वेशन को माइनस किया, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, साइन चेंज वैसे ही करेंगे जैसे पोलिनोमियल्स के लॉन्ग डिवीजन में सारी इक्वेशन के। अब आपका ये 27x - 28x क्या देगा, -x, ये तो कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या आ गया, -2000। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 2000। तो x ये रेशो है, ये यूनिट नहीं आएगी, x 2000 है। फिर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इनकम उनकी क्या है, देयर मंथली इनकम्स आर 9 × 2000 मतलब 18000 और 7 × 2000 इज़ 14000। उसकी इनकम 18000 है, दूसरे की इनकम 14000 है। क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म, मुझे y निकालने की ज़रूरत नहीं है। यदि y निकालना होता तो हम किसी भी फर्स्ट सेकंड किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ पर x 2000 सब्सटीट्यूट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, x की जगह 2000 इसमें रख दूँ तो 9 × 2 = 18000
2000 इधर लाएंगे तो माइनस होगा तो बचेगा 16,000 इक्वल टू -4y उधर गया +4y हो गया। 4 से इसको कैंसिल कर दिया, y क्या आ गया 4000। तो उनके एक्सपेंडिचर का रेशो क्या है 4000। इनकम का रेशो 2000, एक्सपेंडिचर का रेशो 4000। अब इसकी इनकम 18,000 है और इसकी 14,000 है। अब खर्चा कितना है, इनका रेशो 4:3 था, तो 4 4 जा 16,000 और 4 3 जा 12,000। ये 16,000 खर्च कर रहा है, ये 12,000 खर्च कर रहा है। दोनों को माइनस करोगे क्या बचेगा 2,000। दोनों की सेविंग इक्वल थी, आ गया। दिस वाज वेरिफिकेशन। ठीक, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 12। यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हाँ, एलिमिनेशन से इसके सॉल्यूशन निकालो, ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस। भैया देखो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 8/7 क्या दिख रहा है, नो सॉल्यूशन। a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसी इक्वेशंस जो होती है, अब आपको ये रिलेशन तो बेटा हमेशा सबसे पहले लगा लेना चाहिए। ऐसी इक्वेशंस जो यूनिक सॉल्यूशन हैं, मतलब जिसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, वो सॉल्व होती है अलजेब्रिक मेथड से। अलजेब्रिक मेथड मतलब सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, और अभी एक बची अपनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये सब अलजेब्रिक मेथड कहलाती। दूसरी ग्राफिकल थी, तो ग्राफ तो बन ही जाएगा। ग्राफ बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा पैरेलल लाइंस आ गई, है ना। पर हमको यदि इसका सॉल्यूशन निकालना है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते अलजेब्रिक मेथड से। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि जब नो सॉल्यूशन है तो आपका कुछ ऐसा आ जाएगा 4 = 0, 3 = 0, समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई फैक्ट आएगा जो कभी हो ही नहीं सकता। फिर आप बोलोगे कि ये तो नो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, और यदि आंसर यूनिक सॉल्यूशन है तब तो आंसर निकल जाता है, आपको पता है। पर यदि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, फिर आपने इक्वेशंस को सॉल्व कर दिया सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से, तो क्या होगा, आपका 1 = 1, 3 = 3, सम नंबर इक्वल टू सम नंबर, सेम नंबर, ये कंडीशन आ जाएगी। तो वो कंडीशन हमेशा करेक्ट होगी, क्योंकि वो इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तब भी हम आंसर नहीं निकाल सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम स्टेटमेंट लिख करके छोड़ देंगे कि ये सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। पर बोला है सॉल्व करने का तो सॉल्व तो करेंगे, फिर बाद में कंडीशन जब आएगी तब हम लिख देंगे। पर अभी हमको क्वेश्चन देख के ही पता चल गया कि होने वाला क्या है। अब देखो इसमें क्या है, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है। हम दोनों में से किसी भी मतलब फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो x का कोफिशिएंट भी सेम, y का कोफिशिएंट भी सेम। हाँ, तो हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया 2 से। ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करें, हम ऐसा भी करते हैं सिर्फ एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया टू मेक द कोफिशिएंट सेम। पर्पस क्या है, कोफिशिएंट सेम होना चाहिए किसी भी एक वेरिएबल का। तो कई बार जैसे पिछली इक्वेशन थी उसमें दोनों में मल्टीप्लिकेशन करने पे सेम आ रहा था, यहाँ पर एक से ही काम हो जाएगा। तो हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये भी क्या बन गई 4x + 6y = 16। अभी चक्कर क्या है, 4x और 6y दोनों में पॉजिटिव है। अब मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँगी, साइन चेंज करूँगी। साइन चेंज करूँगी तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, 4x भी कैंसिल, 6y भी कैंसिल, तो इधर क्या बचा 0। एंड 16 - 7 इज -9। नहीं, 16 - 7 इज नॉट 9। हाँ सही है, मैं 16 और 9 ऐड करके 25 करने लग गई। ओके, तो 0 = -9 आ गया। पॉसिबल है क्या कि 0 - 9 के इक्वल हो? दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, ये लिख करके छोड़ दोगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि क्या आ गया। हाँ, ये जो आ गया उससे आपको पता है कि क्या होना है वो लिख दो। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चन आपने 8th में भी किए हैं, 9th में भी जो यहाँ पढ़ते थे उनको मैंने कराए थे खूब क्वेश्चन। हाँ, आप बाकी जो नए बच्चे हैं उन्होंने भी आई होप किए होंगे। 2 डिजिट NCERT में नहीं था 9th में, बट दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो हम शुरू से शुरू करते हैं कि 2 डिजिट होती क्या है। 2 डिजिट नंबर मतलब 10 से लेके 99 तक के नंबर्स फ्रॉम 10 to 99 हैव 2 डिजिट, एक 1s प्लेस और एक 10s प्लेस, है ना। हम छोटी क्लासेस में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते थे ना, तो जैसे हम यहाँ पर ले लें सपोज 12, तो 12 को क्या लिख सकते हैं 1 × 10 + 2 × 1,
तो ये 10 + 2 12 बन जाएगा, है ना। अब यदि ये मान लो कि 3 डिजिट नंबर होता, आगे एक 3 भी होता, तो यहाँ मल्टीप्लाई होता 100 से, 2 मल्टीप्लाई होता 10 से, 3 मल्टीप्लाई होता 1 से। और मल्टीप्लिकेशन बाय 1 हम मेंशन नहीं करते, क्योंकि 1s प्लेस पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम ही आएगा, तो हम उसको सिंपली, जैसे ये नंबर यदि यहाँ पर एक और मैं आगे 4 लगा दूँ, 4 1 2 3, तो यहाँ क्या होगा, 4 कौन से प्लेस पे है, 1000, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये प्लेस वैल्यू में एक्सप्लेन करना आपको आता है नंबर को, है ना। अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अब हमारा क्वेश्चन तो 2 डिजिट नंबर का है, तो हमें सिर्फ ये 2 डिजिट चाहिए। अब हम यदि इनकी प्लेस इंटरचेंज कर दें, इसका मतलब 2 और 3 की पोजीशन इंटरचेंज कर दूँ, 3 इधर आ जाए 2 उधर चला जाए, तो ये 3 × 10 + 2 × 1 होगा, मतलब 2 होगा। तो अभी जो नंबर 23 था वो क्या बन गया, 32, है ना। सिंपल सी बात है, डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस, मतलब उनकी प्लेस वैल्यू चेंज हो जाती है। यू नो अबाउट द प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू तो सेम ही रहेगी, 2 2 है, 3 3 है, बट प्लेस के हिसाब से 10th प्लेस पे चला गया तो मल्टीप्लाइड बाय 10, 1st प्लेस पे चला गया तो सेम नंबर, जो फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू सेम हो जाती है 1st प्लेस पे, पर जैसे आप 10th प्लेस पे गए उसकी वैल्यू को प्लेस वैल्यू के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100th प्लेस पे चला गया तो मल्टीप्लाई बाय 100, पोजीशन चेंज होते ही सब चेंज हो जाता है। हाँ, तो हमारा ये जो नंबर है वो 23 का 32 बन जाएगा। यदि नंबर 65 होता, इंटरचेंज करते 56 बन जाता। हाँ, 73 का 37, दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन 2 डिजिट नंबर्स क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारा नंबर जो है, अब एक बात ध्यान रखो कि इसमें हमारा 10 नहीं ले सकते हम, क्योंकि 10 को इंटरचेंज करेंगे तो ये 0 1 बन गया, 0 1 मतलब 1 इज़ अ 1 डिजिट नंबर, तो कभी भी इसमें 0 तो आ ही नहीं सकता, तो 0 वाले छोड़ दो, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, इसके अलावा कोई ना कोई आंसर आएगा। अब क्वेश्चन बनता कैसे है, क्वेश्चन बनता है कि 2 डिजिट नंबर जो है उसकी डिजिट्स का सम, जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, 23 54 67, हाँ 73 या 37, मैंने 4 एग्जांपल ले लिए। मैं आपको ना कंसेप्ट समझा देती हूँ कि इक्वेशन बनती कैसे है, फिर आप बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। पहले बेटा इनके देखो, एक तो सम की बात होती है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। यदि ये बोला तो डिजिट्स का सम मतलब 3 और 7 का सम, 37 का सम नहीं, 37 डिजिट नहीं है, 37 तो नंबर है, डिजिट्स क्या है 3 और 7, तो हम यहाँ पर 3 + 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, यहाँ पर डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 2 + 3 क्या हो गया 5, यहाँ पर 54 है तो 5 + 4 क्या हो जाएगा 9, 6 + 7 क्या हो गया 13। सम ऑफ डिजिट्स की बात की जाए तो हम, अच्छा एक चीज़ और हम संग में अज्यूम कर लेते हैं कि हमको 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन जब भी करना है तो हम सीधे अजम्पशन क्या लिखेंगे, लेट द नंबर बी 10x + y। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने फ्रैक्शन डायरेक्टली अज्यूम किया था ना, x/y, टाइम कम लिखता है, मैं लिखूँ न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y, देयरफॉर फ्रैक्शन इज x/y। मैंने सीधे लिखा लेट द फ्रैक्शन बी x/y, दैट इज ऑब्वियस, जो न्यूमरेटर में लिखा है वो न्यूमरेटर है, जो डिनोमिनेटर में लिखा है डिनोमिनेटर है। तो ऐसे ही 2 डिजिट नंबर में हमने बात की कि ये 1st प्लेस है, ये 10th प्लेस है। हाँ, तो हमने उसको डायरेक्टली यदि ऐसे 10x + y लिख दिया, इससे क्या पता चल रहा है कि y जो है ये 1st प्लेस पे है और x जो है वो किस पे है 10th प्लेस पे है। ये पता चल रहा है कि y 1st प्लेस पे है, 10th प्लेस पे x है। या तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा स्टेटमेंट लिखते हैं, लेट द यूनिट्स डिजिट बी y एंड 10th डिजिट बी x, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज 10x + y। 3 स्टेटमेंट हुए, 3 लाइन हुई, एक लाइन से आपका काम हो जाता है, लेट द नंबर बी 10x + y। ऑब्वियस हो गया, जो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो 10th प्लेस पे, जो x 1st प्लेस पे प्लस हो रहा है वो 1st प्लेस पे, ठीक है। तो सीधे हमने सबसे पहले ये लिखा। अब हमने बात की सम ऑफ डिजिट्स, तो यहाँ डिजिट्स क्या है, यहाँ आपकी डिजिट क्या है x और y। जैसे 30, ये 54 है तो हम इसको 5 × 10 + 4 लिखेंगे। 67 विल बी रिटन एज 6 × 10 + 7। 23 विल बी रिटन एज 2 × 10 + 3। 37 होगा 3 × 10 + 7। पर डिजिट्स क्या है, डिजिट्स 5 और 4, 6 और 7, ऐसे यहाँ पर डिजिट्स क्या है x और y। तो सम ऑफ डिजिट्स की बात होगी तो इक्वेशन क्या बनेगी, x + y = जो भी गिवन हो। ये बात समझ में आई। अब दूसरी बात क्या हो सकती है, सम की बात की तो डिफरेंस हो सकता है कि डिफरेंस ऑफ द 2 डिजिट्स।
ऑफ द 2 डिजिट नंबर, कि दोनों डिजिट्स का डिफरेंस, तो डिफरेंस की बात हुई तो भैया डिफरेंस निकाल लो। व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटीज? डिफरेंस ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर यदि हमको ऐसा बोल दिया तो अब देखो ये 3 - 7 -4 होगा, और 7 - 3 क्या होगा? 4, तो आंसर प्लस माइनस में आ सकता है। 2 - 3 इज़ 1 एंड 1, 3 - 2 इज़ 1, तो हम प्लस वाला ही लेते हैं, क्योंकि हमको जब भी दिया होगा डिफरेंस पॉजिटिव ही दिया होगा तो हम ये अज्यूम करते हैं हमारी इक्वेशन दोनों हो सकती है। मैं अभी बताती हूँ, जैसे 2 - 3 करोगे तो -1 आएगा और उसको माइनस करोगे तो +1 आएगा, इसमें भी प्लस माइनस 4 आ सकता है, पर हम पॉजिटिव ही लेते हैं हमेशा। 5 - 4 क्या हो गया? 1, 7 - 6 इज़ 1, तो यहाँ पर क्या होगा? x - y होगा, या ये y - x भी हो सकता है। डिफरेंस x - y पॉजिटिव है, यदि x - y रख के आंसर ठीक आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। 2 डिजिट नंबर में जो डिजिट्स हैं दे हैव टू बी इंटीजर, इंटीजर्स आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, ज़ीरो नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए, इंटीजर भी नहीं, हम क्या कहेंगे होल नंबर भी नहीं, नेचुरल नंबर्स। ज़ीरो नहीं आ सकता, नेगेटिव नंबर भी नहीं आ सकता, तो नेचुरल नंबर शुड बी द आंसर्स ऑफ द इक्वेशन व्हेन यू सॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो नंबर कैन बी ओनली नेचुरल नंबर, तो 1 से लेके 9 तक 1 डिजिट नंबर ही आएगा। x और y की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आंसर 1 डिजिट में ही आएगा, 2 डिजिट में भी नहीं आ सकता। सिंपल सी बात है ना, 2 डिजिट नंबर में एक एक डिजिट हैं, तो x की वैल्यू भी 1 डिजिट में आएगी, y की वैल्यू भी 1 डिजिट में आएगी। कहाँ से कहाँ के बीच में? 1 से 9 के बीच का कोई भी नंबर, पर नेचुरल नंबर, डेसिमल नहीं, हाँ, माइनस में नहीं, फ्रैक्शन में नहीं, ये बात याद रखना। इस तरह से आंसर आते हैं। तो x - y से यदि नहीं आए, आंसर कुछ नेगेटिव आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो y - x इक्वेशन को सॉल्व करो, क्योंकि दोनों कंडीशन पॉसिबल है। हमको क्या पता नंबर 37 है कि 73 है, ठीक। 2 कंडीशन आपकी ये होती है। फिर तीसरी क्या होती है कि इंटरचेंज करके जो नंबर मिला, हाँ, इंटरचेंज कर दिया डिजिट्स को या रिवर्स कर दिया, इंटरचेंज करके या रिवर्स करके जो नंबर मिलता है, तो इंटरचेंज करके 37 क्या बनेगा? 73। अब इंटरचेंज करने के बाद आपकी 2 कंडीशंस आती हैं, या तो हमको बोल देते हैं कि 37 में 73 का डिफरेंस कितना हुआ? 73 - 37 कितना है? ओके, 73 - 37 इज 6, 43, 36। तो क्वेश्चन क्या बोल सकता है? ऐसा बोल सकता है कि 73 में से 36 माइनस करेंगे तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस, या क्या बोल सकता है? उल्टा बोल सकता है कि 37 में 36 ऐड किया तो 73 बन जाएगा। एक ही बात है ना, दोनों का जो डिफरेंस है बड़े नंबर में से माइनस कर दें या छोटे नंबर में प्लस कर दें तो आपकी डिजिट्स इंटरचेंज कर लेती है प्लेस, मतलब 37 73 में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो, दोनों में से एक तरह से दिया जाता है। तो इस केस में हमारा क्या हो गया कि 73 का क्या बन जाएगा? 37। अब उसमें आपको कुछ बोला होगा कि 37 में 36 ऐड करो तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस, या बोला 73 में से 36 माइनस करो तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस। हाँ, सेम वे में ये 23 है तो 32 और 23 में कितने का गैप है? 9 का है। तो 32 यदि नंबर है तो 32 में से 9 माइनस करोगे 23 हो जाएगा, ये 9 उधर जाएगा तो 23 + 9 कुड बी 32। बात समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है? तो अब यहाँ पर हम देखें, मैं डायरेक्ट जंप कर जाऊँ, 54 और 45 में 9 का डिफरेंस है तो 54 - 9 विल बी 45, या 45 में 9 ऐड करें तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस, इधर की उधर हो जाती है। तो बेटा ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, वो जो 10x + y है उसमें कुछ नंबर, वो हमको पता नहीं अभी, हाँ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन अभी हमने फ्रेम नहीं किया है। इसमें कुछ नंबर ऐड करने पे डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेस, मतलब x और y की पोजीशन बदल जाएगी। ये क्या बन जाएगा? 10y + x, या 10x + y में से कुछ माइनस करने पे नंबर 10y + x हो जाएगा, या इधर से कुछ माइनस करने पे ये आ जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? और एक लास्ट कंडीशन होती है, बस यही कंडीशंस मिला करके आपके अलग अलग क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। एक लास्ट कंडीशन होती है कि सम ऑफ द नंबर, हाँ, सम ऑफ ओरिजिनल नंबर एंड इंटरचेंज नंबर, इंटरचेंज नंबर, सम ऑफ ओरिजिनल नंबर एंड इंटरचेंज नंबर कि इनका डिफरेंस, ठीक। तो अच्छा, एक बात और मैं बताऊं आपको, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब डिफरेंस की बात होती है ना,
जब भी डिफरेंस की बात होगी, आप देखो इनका डिफरेंस 36 था, इनका डिफरेंस 9 था, इनका डिफरेंस 9 था, और इनका डिफरेंस भी करते हैं 76 माइनस 67, तो ये भी 9 आता। जब भी डिफरेंस की बात होगी ना, इक्वेशन विल बी डेफिनेटली डिविजिबल बाय 9। हाँ, जब भी हम डिफरेंस की बात करेंगे तो हमारी इक्वेशन जैसे 10x प्लस वाई है, उसमें से हम 10y माइनस एक्स माइनस करें तो ये 10x माइनस एक्स 9x बचेगा, माइनस 9y, और इक्वल टू जो भी होगा वो ना वो 9 का मल्टीपल होगा, तो इक्वेशन 9 से डिवाइड हो जाएगी और x माइनस वाई इक्वल टू कुछ छोटा सा नंबर आ जाएगा। ठीक, सिमिलरली अब यदि हमको बोला कि सम ऑफ द नंबर, ओरिजिनल नंबर एंड इंटरचेंज नंबर निकालने का बोला, तो मतलब जैसे 37 में हम 73 प्लस कर दें 110, नंबर 11 से डिविजिबल है। हाँ, 23 में 32 ऐड कर दें 55, 11 से डिविजिबल है। आपका नेक्स्ट नंबर क्या था 54, 54 प्लस 45 99, 11 का डिविजिबल आएगा। जब भी ऐसा करोगे 67 प्लस 76 143, 11 से डिविजिबल है। और यहाँ पर आप नंबर की टर्म में लिखोगे तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, 10x प्लस एक्स हो गया 11x, 10y प्लस वाई हो गया 11y। तो जो भी आंसर आएगा वो 11 का कुछ मल्टीपल होगा, इक्वेशन 11 से डिवाइड हो जाएगी, तो x प्लस वाई इक्वल टू सम स्मॉलर नंबर। जब डिवीजन डिफरेंस की बात होगी तो x माइनस वाई इक्वल टू समथिंग हो जाएगा, इसकी होगी सम की, तो x प्लस वाई इक्वल टू 11 का मल्टीपल। ये बेसिक कंसेप्ट हैं 2 डिजिट नंबर के। ये आपको यदि समझ में आ गए और नहीं आए तो फिर से देखो। हाँ, इन चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से एनालाइज करो तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर 2 डिजिट नंबर का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी, आपको एकदम ईजी लगेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 3 to 4 मार्क्स में आता है। मेन प्रॉब्लम बच्चों को क्या होती है इक्वेशन फ्रेम करने में, बिकॉज ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। तो जितने कंसेप्ट्स हैं जिन पे इक्वेशन बनती है मेनली 90% इक्वेशन आपकी इन्हीं के आसपास बनती है। तो यदि आपको ये पता है तो सारी इक्वेशन अब आप यूँ ही बना सकते हो। तो अब आज के लिए आपके लिए असाइनमेंट है कि ये वाला एग्जाम्पल तो सॉल्व ही है, पर फिर भी आप ट्राई करो। और एक्सरसाइज में कुछ और 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चंस हैं अलग अलग एक्सरसाइजेस में, उनको ढूंढो और सारे में इक्वेशन बना करके देखो। जहाँ प्रॉब्लम हो मुझे भेजो, ये समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, ठीक है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझ गए आप, इसको अपने अंदर उतार लिया, फिर आपके लिए 2 डिजिट नंबर एकदम चुटकियों का काम हो जाएगा, है ना? एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक, थैंक यू।